नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 14 ऑफ जनवरी करंट अफेयर। 14 जनवरी का करंट अफेयर क्या है आज के करंट अफेयर में हमारे सामने, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हम इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और द हिंदू, ये सारे लीडिंग न्यूज़पेपर जो है आपके साथ में हम कवर करते हैं ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 4 चैनल हैं जो इग्नोर नहीं कर सकते। सारे चैनल जो हैं मेरे साथ द्वारा बनाए गए हैं, जैसे ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इन चारों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे साथ अनअकैडमी के ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जुड़ने के लिए आपको देखो कुछ खास नहीं करना, आपको बस मेरे नाम को लिखना है सुमित कुमार, मुझे जाके फॉलो कर लेना है। फॉलो करने से फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बता दूं, कोई भी क्विज लगेगी तो आपको पता चल जाएगा, कोई भी स्पेशल क्लास आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और हाँ प्लस कोर्स में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ध्यान रखना जब भी आप प्लस कोर्स यूज़ करते हैं तो एक बहुत ज़रूरी बात है, वो है मेरा कोड सुमित 10। सुमित 10 आपको यूज़ करना है, आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड शॉर्ट गाइडेंस बाय मी। मैं खुद आपको पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या करूँगा, गाइड करूँगा। साथ ही साथ बच्चों अभी एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी की तरफ से, फ्री एक्सटेंशन ऑफर। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आप 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिलते हैं तो 4 महीने अनअकैडमी आपको फ्री दे रहा है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है। और अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन दोस्तों क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा कोड है सुमित 10। सुमित 10 आप जैसे ही यूज़ करेंगे आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट एंड शॉर्ट गाइडेंस बाय मी। दोस्तों ये ऑफर सिर्फ 14 जनवरी की आज वैलिड रहेगा, इसके बाद ये ऑफर जो है समाप्त हो जाएगा। तो जिनको भी करना है जल्दी से जाके करिएगा। टेलीग्राम चैनल की जहां मैं बात करता हूं दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @सुमित राठी यूपीएससी। आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा इसको फॉलो कर लो ताकि यार मेरी सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज की जो पहली बात हम करेंगे दोस्तों, वो हम बात करेंगे नोटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी। देखो सवाल क्या है, पहले आप सवाल को समझिएगा। देखो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था। अश्विनी उपाध्याय एक बेसिकली एक एडवोकेट हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो माइनॉरिटी को डिक्लेयर करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ऐसा क्यों? केंद्र सरकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास में माइनॉरिटी को डिक्लेयर करने की पावर नहीं होनी चाहिए, स्टेट्स के पास में भी ये पावर होनी चाहिए। तो उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है भाई, और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप अपना इसके ऊपर में एक एफिडेविट फाइल करो। सुप्रीम कोर्ट ने वो एफिडेविट फाइल करने के लिए दोस्तों सभी राज्य जो हैं उनसे और यूनियन टेरिटरी से सलाह मांगी है कि आपका क्या मानना है कि जो माइनॉरिटी होती है, अल्पसंख्यक जो होते हैं, क्या उनको नोटिफाई करने में केंद्र सरकार का डिसीजन जरूरी है या फिर राज्य सरकार को भी इसमें डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं माइनॉरिटी होती क्या है। देखो माइनॉरिटी का मतलब होते हैं अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम होती है। अब माइनॉरिटी 2 तरीकों से डिफाइन किए जाते हैं भारत में। सबसे पहला होता है रिलीजियस माइनॉरिटी, है ना। सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पर। और दूसरा जो होता है ना दोस्तों, उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज के आधार पर, जिनको हम बोलते हैं दोस्तों भाषा के आधार पर, है ना। तो अभी वर्तमान में भारत में अगर अल्पसंख्यकों को नोटिफाई करना है या ये बताना है कि ये माइनॉरिटी है, ये अल्पसंख्यक है, तो वो पावर केवल और केवल केंद्र सरकार के पास में है। तो उसी मुद्दे पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो 24 राज्यों से हमारी केंद्र सरकार ने सलाह मांगी थी कि भाई बताओ आपको क्या लगता है कि जो पावर है टू नोटिफाई द माइनॉरिटी, ये सिर्फ केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए या राज्य सरकार के पास में भी होनी चाहिए। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग व्यूज आए हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में गई इस याचिका के बारे में कि उसमें क्या बात हुई। हम बात करने वाले हैं कि वर्तमान का प्रोसीजर क्या है, कि किस प्रकार से सरकार आज के टाइम पे माइनॉरिटी को नोटिफाई करती है। हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग स्टेट के क्या व्यूज हैं, कौन स्टेट क्या कह रहा है। ठीक है, काफी सारी स्टेट ने कहा है कि नहीं भाई राज्य के पास में होना चाहिए, क्योंकि राज्य जो है अपने हिसाब से अच्छे से समझ सकता है ना। कोई कह रहा है कि नहीं भाई जो स्टेटस है वही रहना चाहिए। महाराष्ट्र कह रहा है कि यार पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसीलिए केंद्र सरकार के पास रहे तो अच्छा है ना। तो इसके ऊपर में बातचीत यहां पे हुई है। मुद्दा यह है कि देखो भारत के अंदर में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर, जैसे हिंदू इंडिया के अंदर में मेजॉरिटी रिलीजन है, ठीक है, ज़्यादातर लोग हिंदू हैं। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां हिंदू भी माइनॉरिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें तो कश्मीर के अंदर में, हम बात करें तो लद्दाख के अंदर में,
तो हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, तो कई सारे रिलीजन्स, हिंदू रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी में होता है, लेकिन स्टिल वहां पर वो अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 29 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि भैया अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन में हो तो आप अपने क्या कर सकते हो, आप अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हो, उनके अंदर में पढ़ाई वढ़ाई सारा जो कोर्स है वो आप डिजाइन कर सकते हो, उनके अंदर में क्या आपको पढ़ाना है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन यार हमारे देश के अंदर में कुछ जो जैसे हिंदू धर्म हो गया, वैसे आप देखोगे पूरे भारत के अंदर में तो हम मेजॉरिटी में, हिंदू धर्म मेजॉरिटी में पाया जाता है, बट कुछ स्टेट्स हैं जहां पर हिंदू भी माइनॉरिटी में पाए जाते हैं, बट स्टिल वो अपने इंस्टीट्यूशंस को वहां एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो इसके संबंध में ये नोटिफिकेशन, ये जो प्ली है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी और इसमें क्या डिसीजन आए हैं, चलिए दोस्तों इस पे फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, इस पे हम कर लेते हैं चर्चा। तो ये टॉपिक है आपका नोटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी, सेंटर सबमिट्स व्यू ऑफ 24 स्टेट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे सामने है दोस्तों, जिसको अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ये जो है सबमिट करेगी। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, क्योंकि यहीं पे आता है कोई भी इशू रिलेटेड टू द माइनॉरिटी। अब इसमें हम जो हमारी बॉडीज़ होती हैं जो माइनॉरिटी से डील करती हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़, और साथ साथ में हम जुडिशरी की भी बात कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात, तो इसलिए जीएस पेपर 2 का ये भाग बनता है। क्या कह रहा है दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी कह रहा है दिल्ली, अभी मुद्दा क्या आया है, देखो न्यूज़ में आया कि दिल्ली सरकार ने क्या कहा है भाई, केंद्र ने तो सबसे पूछा कि बताओ भाई आपका क्या मानना है, आपका क्या मानना है, बट यहाँ पर जो बताया गया है, जो है शुरुआत की है वो यहाँ पे दिल्ली सरकार ने की है कि भाई कैसे कैसे करके क्या किया जा सकता है। तो दिल्ली सरकार का व्यू यहाँ पे रखा गया है। कह रहा है दिल्ली गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि केंद्र सरकार जो माइग्रेंट माइनॉरिटी का स्टेटस दे सकती है किसको दोस्तों, हिंदुओं को। अब देखो दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो हिंदू तो मेजॉरिटी में है, लेकिन ऐसे दो हिंदू जो कश्मीर से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, जो लद्दाख से आए हैं, वो वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटी थे। भाई हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है दिल्ली के अंदर में हिंदू विल बी इन द मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी में होंगे। बट ऐसे हिंदू जो दोस्तों जम्मू कश्मीर से आए हैं, जो लद्दाख से आए हैं, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हिंदू माइनॉरिटी में है ना, वो वहां पे क्या थे, रिलीजियस माइनॉरिटी। तो दिल्ली सरकार ने अपना यही ओपिनियन रखा है कि भाई केंद्र सरकार ऐसे लोगों को जो लद्दाख या जम्मू कश्मीर से आए हैं और वो हिंदू हैं, उनको माइग्रेटेड माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जा सकता है। तो ये इनका बेसिकली बात रहा है। ये सजेशन क्यों आई है, दिल्ली सरकार ने सजेशन क्यों दी है, क्यों दिल्ली सरकार ने ऐसी बात कही है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भैया दिल्ली सरकार से ही नहीं, बाकी 24 अलग अलग राज्यों से ये सलाह मांगी है किसने, हमारे केंद्र ने, कि आप बताओ यार ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, इसको आइडेंटिफाई करने में यूनियन गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए या फिर उस स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई इसमें जो है भूमिका होनी चाहिए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को क्या केंद्र ही अधिसूचित करे या राज्य भी उसमें अपनी पहचान चाहते हैं कि हम भी करें भाई, है ना। तो ये क्यों कर रहा है सरकार, केंद्र सरकार क्यों इन 24 राज्यों से पूछ रही है, बिकॉज उसको एक अपना एफिडेविट सबमिट करना है किसके पास में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास में, एंड दैट्स व्हाई दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। अब देखो अलग अलग राज्य का क्या व्यू है, देखो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और असम, ठीक है, ये सारे के सारे स्टेट्स क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया सुनो मेरी बात, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषीय मतलब जो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी में है, और धार्मिक मतलब जो धर्म के आधार पर है। ये कह रहे हैं कि दोनों के अंदर में स्टेट का रोल होना बहुत ज़रूरी है। स्टेट अगर के पास रहेगा ना तो स्टेट बेटर तरीके से, स्टेट बेटर पोजीशन में होता है और स्टेट बेटर तरीके से इस इशू को एड्रेस कर पाएगा। इसीलिए अगर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को डिफाइन करना है तो स्टेट शुड बी गिवन द प्रायोरिटी। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश कह रहे हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं, हम तो जो प्रेजेंट में चल रहा है प्रोसीजर ना, हम उससे कंफर्टेबल है, हमें कोई इसमें ज़्यादा चू चपड़ नहीं चाहिए भाई। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि हम तो भाई केंद्र सरकार की मान लेंगे, ठीक है, केंद्र सरकार जो करेंगे वही हम मान लेंगे, ठीक है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने कहा है। महाराष्ट्र जो कह रहा है वो भी कह रहा है कि यार देखो देश में यूनिफॉर्मिटी रहे, नहीं तो अलग अलग राज्य जो अपना अलग अलग कानून बनाएगा तो ऐसे में दिक्कत आएगी। अब पूरा भारत देश है उसमें एक प्रकार का कानून रहे, इसीलिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को नोटिफाई करने का जो काम है ये किसको दे दो, केंद्र सरकार को दे दो। तो ये अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के क्या रहे हैं दोस्तों, इसमें व्यूज़ रहे हैं।
कर्नाटक ने भी कहा है कि भाई स्टेटस क्यू जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, है ना। वो कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। ऑलरेडी हमारे पास 6 क्या हैं, माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज, बस यही रहने दो और किसी को माइनॉरिटी में मत लेके आओ, ठीक है। केरला ने भी यही कहा है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है भाई हमारा, है ना, उसी के आधार पर चलने दो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं, कुछ का व्यूज है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कुछ का व्यूज है क्या कि राज्यों को इसके अंदर में प्राथमिकता जो है वो मिलनी चाहिए। अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं इसका कि ये मामला क्यों चल रहा है। तो एक एडवोकेट है जिनका नाम है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने जो हमारा टॉप कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसमें चैलेंज किया जो ये केंद्र सरकार की एक्सक्लूसिव पावर है। उन्होंने कहा कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सेक्शन 2F के तहत और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के सेक्शन 2C के तहत में जो पावर है वो नोटिफाई करने की माइनॉरिटी को, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने इस बात को कोर्ट में क्या किया, चैलेंज। किसने किया, अश्विनी उपाध्याय ने चैलेंज किया। तो ध्यान रखना, अभी तक जो पावर है टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, माइनॉरिटी इज ओनली वेस्टेड इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। पिटीशन में कंप्लेंट की गई कि जो लोग आपका जुडाइज्म, बहाइज्म और हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं वो कई राज्यों में माइनॉरिटी में हैं, जैसे लद्दाख में, मिजोरम के अंदर में, लक्षद्वीप, कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर। याचिका में कहा गया है कि यहूदी धर्म, बाहीवाद और हिंदू धर्म के अनुयायी लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर और पंजाब और कई उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर में अगर आप देखोगे तो वो अल्पसंख्यक हैं, बट फिर भी उनको ना ही अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने की जो है वो होती है, ना ही वो उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ द नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी। क्यों? क्योंकि उनको उन राज्यों के अंदर में स्टेट लेवल पर माइनॉरिटी नहीं माना जाता। इसीलिए ये चाह रहे हैं कि भैया माइनॉरिटी को डिसाइड करने का अधिकार किसको होना चाहिए, स्टेट को भी होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि लद्दाख में, मिजोरम में, लक्षद्वीप में, कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ, इनमें सब में हिंदुइज्म क्या है दोस्तों, माइनॉरिटी में, लेकिन माइनॉरिटी का उनको वो मिलता ही नहीं, टैग नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये कह रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल जाए तो शायद इन राज्यों के अंदर में भी ये जो रिलीजन वाले लोग हैं इनको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जा सकता है, और फिर ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13 के तहत जो प्रोटेक्शन दिया है वो ये भी इंजॉय कर सकते हैं। रिलीजियस कम्युनिटी जैसे हिंदू हेयर आर सोशली एंड इकोनॉमी पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड न्यूमेरिकली इंफीरियर इन द सेवरल स्टेट्स। उनका ये मानना है, अश्वनी जी का, ये कह रहे हैं कि हिंदू जैसे कई धार्मिक समुदाय यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से गैर प्रमुख है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप भारत में देखो तो हिंदू एक मेजोरिटेरियन फोर्स है दोस्तों, लेकिन आप लद्दाख में जाओ, कश्मीर में जाओ, ठीक है, आप पंजाब में जाओ, यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है। वहाँ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली दे आर नॉन डोमिनेंट, है ना। और इसीलिए माना जाता है कि इन स्टेट्स के अंदर में इनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि माइनॉरिटी कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब वो नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई एज अगर मैं पूरे देश के हिसाब से देखे तो हिंदू कैन नॉट बी माइनॉरिटी, है ना, लेकिन स्टेट में हो सकता है। तो इसीलिए बोला गया कि भाई ये जो प्रोविजन है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने पावर दी है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी डिक्लेयर कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब कह रहा सर वर्तमान में क्या स्टेटस है, इसके ऊपर आ जाओ कि वर्तमान में हमारे देश में कैसा है। तो देखो अभी वर्तमान में केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा धर्म जो है वो माइनॉरिटी धर्म होगा, कौन सा कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी या नहीं होगी। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करता है। किसके तहत में दोस्तों? तो इसके लिए हमारे पास एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कौन सा एक्ट है दोस्तों वर्तमान में? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, जिसके तहत में केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किसको भाई माइनॉरिटी स्टेटस देना है, किसको नहीं देना। ओनली दोज बिलोंगिंग टू द कम्युनिटीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 2। अब हमने जो ये एक्ट है हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट सेक्शन 2, इसके तहत में हमने 6 कम्युनिटीज को नेशनल लेवल पे क्या दिया हुआ है, माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। अब वो 6 कम्युनिटी कौन सी है, देखो मैं आपको भी बता देता हूँ ये 6 कम्युनिटी कौन सी है। तो ये 6 कम्युनिटी में से 5 कम्युनिटी को हमने दर्जा जो है अक्टूबर 1993 के अंदर दिया था, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म और पारसी है।
फिर एक कम्युनिटी को हमने 2014 में इसमें जोड़ा, और वो कौन से थे? जैन। तो याद रखना 1993 तक भारत में केवल और केवल 5 ही माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, है ना, अल्पसंख्यक समुदाय थे। लेकिन 2014 में, जनवरी 2014 में केंद्र सरकार ने जैन को भी इस लिस्ट में जोड़ दिया था। स्टेट के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होता, स्टेट्स डू नॉट हैव राइट, ठीक है, उनकी कोई अलग से लिस्ट नहीं होती। बट कई कई जगहों पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आपके होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो ज्यूज़ हैं उनको भी दोस्तों क्या है, माइनॉरिटी स्टेटस दिया, बट एक एक्सेप्शंस है, ठीक है, वो रूल नहीं है। एक्सेप्शंस के अंदर में क्या है कि कुछ कुछ राज्यों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं, बट उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, काउंट नहीं करते। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया दोस्तों, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। अभी देखो कई सारे बच्चे ऐसे ही बैठे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सके। अब देखो सर, ये तो आपने पढ़ा दिया, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी से आसपास पूछ सकता है, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992, एक बार आप इसके ऊपर जरूर नजर डालिए। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या कहता है, आपके फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 350 बी, तो ये तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के सेटअप से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। जो माइनॉरिटी हमारे कम्युनिटीज़ हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट जो राइट्स दिए हैं हमारे संविधान ने। और आर्टिकल 350 बी जो है, इट ऑल अबाउट दी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक ऑफिसर कि भाई अपॉइंट हो सकता है ना, ऐसा। अच्छा, रिलीजियस माइनॉरिटी क्या होती है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होती है? धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषीय अल्पसंख्यक, और कितने हैं भारत के अंदर में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको गहराई से जानकारी होनी चाहिए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 29, 30, आर्टिकल अनुच्छेद 50 बी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब प्रीलिम्स में देखो, अगर आपसे पूछो मैं अगर सवाल बनाऊंगा तो मैं कैसे सवाल बनाऊंगा, कई बार बच्चों के सवाल होते हैं सर प्रीलिम्स में सवाल कैसे आएगा पेपर में। सवाल पूछा सकता है कि भारत के अंदर में माइनॉरिटी को कौन डिक्लेयर करता है भाई, है ना, पहला सवाल। दूसरा कह सकता है कि स्टेट के पास माइनॉरिटी डिक्लेयर करने की पावर होती है, नहीं होती। तीसरा आपसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के बारे में बात कर सकता है। आपसे पूछ सकता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी कितनी है भारत के अंदर में, और इनको हमने कब कब किया। तो मैंने आपको बताया 1993 के अंदर में वी हैव ओनली 5 कम्युनिटी, जिसको हमने क्या किया था दोस्तों, 5 कम्युनिटी थी जिनको हमने क्या डिक्लेयर किया था, आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी। बट एक कम्युनिटी को हमने कब किया दोस्तों, एक कम्युनिटी को हमने किया कब, 1 जनवरी 2014। तो ऐसे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस, है ना। चलिए अब मैं एक सवाल आपको दे दूं, चलो एक सवाल दे देते हैं। इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इट इज एंटाइटल्ड टू। 2011 में यूपीएससी ने पूछा था ये सवाल, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। कह रहा कि भारत के अंदर में यदि कोई रिलीजियस सेक्ट या कम्युनिटी को अगर नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाए तो उससे उसको क्या स्पेशल एडवांटेज होगी, आपको बताना है। पहला, इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अपने खुद के अलग से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी टू द लोकसभा। कह रहा है सरकार जो है, भारत का जो राष्ट्रपति है, ऑटोमेटिकली उस कम्युनिटी के एक मेंबर को लोकसभा में नियुक्त कर देगा। इट कैन ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, और कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री का जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसके लाभ भी उनको ऑटोमेटिक मिलने लग जाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है बच्चों, ए, बी, सी, डी? फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सबके जवाब मैं देख रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। अरे तुक्के मत मारो, जल्दी बताओ। सब तुक्के मार रहे हैं, किसी को नहीं पता। चलिए बताइए बताइए, शाबाश शाबाश। चलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। सही जवाब है इसमें फर्स्ट एंड 3। अब सवाल आता है सर ये 15 पॉइंट प्रोग्राम क्या है, तो ये आपका रिलेटेड सर्च में एक चीज और ऐड कर लेना, आप देख लेना 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है क्या है। तो फर्स्ट एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी हमारा करेक्ट होगा। अब यहीं पे बात आती है सर मेंस का सवाल, मेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। सो डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इन इंडिया। कह रहा है भारत के अंदर में जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है इसका रोल क्या होना चाहिए। डू यू थिंक इट नीड्स मोर पावर टू एंश्योर सोशल जस्टिस फॉर इंडियन माइनॉरिटी। क्या आपको लगता है कि भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक और अधिक शक्ति की आवश्यकता है, इनको मतलब जो हमारा ये कमीशन है इसको हमें और शक्ति प्रदान करनी चाहिए, है ना।
सिंपल कह रहा है कि इंडिया में जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी हमने स्थापित किया है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, क्या जो पावर उसके पास अभी है क्या वो ठीक है, या उसको और पावर मिलनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो सोशल जस्टिस इंश्योर कर सके। ये आपका सवाल है, प्रयास करना बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, करो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है भाई, है ना। अपना तो काम था सवाल देना, मैंने आपको सवाल दे दिया है, बाकी आपकी इच्छा है। अब दोस्तों रही बात, एक ऑफर भी बता देता हूँ, ये भी मेरा एक धार्मिक कर्तव्य बनता है। आपको अनअकैडमी की तरफ से दोस्तों फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आप 1 साल का लेते हैं, 1.5 साल का, तो आपको 4 महीने का। अगर आप 2 साल का लेते हैं तो 6 महीने का। अगर आप 3 साल का लेते हैं तो 12 महीने का। इसके लिए आपको मेरा कोड ध्यान रखना है, मेरा कोड है सुमित10। आप ज्वाइन करेंगे इससे और आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा। अगला सवाल, अगला टॉपिक हम बात करते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन राइट वॉच वर्ल्ड रिपोर्ट 2023। तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट है जो ह्यूमन राइट वॉच की तरफ से आई है ना। इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग अलग कदम उठाए गए हैं, ठीक है, वो कदम किस प्रकार से, अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में है, उनकी बात की गई है। फिर चाहे वो बात हो दोस्तों, जब आर्टिकल 370 हमने हटाया तो उसके बाद में जो फ्री स्पीच, ठीक है, और उनके ऊपर में जो कर्ब हमने रखा उसकी बात हो, चाहे वो बाकी बात हो, तो उन सब की यहाँ पे बात की गई है। बिल्किस बानो केस की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने को कौन कौन सी वो अच्छी जजमेंट दी है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो उन सारे टॉपिक्स के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, डिस्कस करने वाले। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। क्यों पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। वी आर स्टडिंग इट बिकॉज ये द हिंदू में आपका आया हुआ आर्टिकल है। इंडिया इंटेंसिफाई क्रैकडाउन ऑन एक्टिविस्ट मीडिया इन 2022। ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट का कहना है कि भारत ने भाई 2022 के अंदर जितने भी एक्टिविस्ट हैं और मीडिया जो पर्सन है उनके ऊपर में भारत सरकार के द्वारा कड़ा अटैक किया गया है। जीएस पेपर 2 से संबंधित है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। द ह्यूमन राइट वॉच वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 का कहना है कि इंडियन अथॉरिटी ने ना यार जो एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जो एक्टिविस्ट हैं या जो मीडिया पर्सन है, ठीक है, उनके ऊपर 2022 के अंदर में बहुत तगड़े तौर पे उन पे कड़ाई सख्ती जो है वो बरती है, उन पे कार्रवाई की है। ह्यूमन राइट वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि भारतीय अधिकारों ने 2022 तक कार्यकर्ता समूह और मीडिया पर अपनी कार्रवाई को तेज किया और व्यापक भी किया है। कि इंडिया में जो अथॉरिटी है उन्होंने अपना जो क्रैकडाउन है एक्टिविस्ट ग्रुप के ऊपर, मीडिया के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा किया है थ्रू आउट 2022। पूरे 2022 के अंदर में ज़बरदस्त तरीके से उन पर प्रहार किया है। इस रिपोर्ट के अंदर में पाया गया है कि जो हमारी केंद्र सरकार है स्पेशली, वो हिंदू मेजॉरिटेरियन के जो आइडियोलॉजी है, हिंदू बहुसंख्यावादी विचारधारा को बढ़ावा दे रही है, एंड प्रोवोकिंग अथॉरिटीज एंड सपोर्टर्स टू इंगेज इन डिस्क्रिमिनेटरीज एंड एट अ टाइम वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द रिलीजियस माइनॉरिटी। और उनका ऐसा मानना है, ठीक है, कि अधिकारियों और समर्थक को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण और कभी कभी हिंसक कार्रवाई करने के लिए उकसाया गया है। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हिंदू बहुसंख्यावादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है, साथ साथ में माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उसके साथ भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया। किसने? केंद्र सरकार ने, इस रिपोर्ट का कहना है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि गवर्नमेंट का ना बहुत एक मतलब माइनॉरिटी के प्रति जो स्टांस रहा है वो बहुत भेदभावपूर्ण रहा है। और इसके लिए उन्होंने बात की है बिल्किस बानो रेप केस की, ठीक है। बिल्किस बानो रेप केस आपको पता है दोस्तों, तो अभी जो उसके कॉन्विक्ट थे उनको रिलीज किया गया है और कहा गया है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, स्टेट के अंदर, उन्होंने बहुत खुशी मनाई है, बहुत उत्साह जश्न मनाया है जब बिल्किस बानो के रेप केस के कन्विक्ट को क्या किया गया था, रिहा किया गया था, छोड़ दिया गया था। तो उस चीज़ को भी यहाँ हाईलाइट किया गया किस प्रकार से माइनॉरिटी के खिलाफ जो है यहाँ पे वायलेंस को सेलिब्रेट किया गया है। अभी कह रहा है कि 3 साल हो गए, हमने धारा 377 को हटा दिया जम्मू कश्मीर से, बट स्टिल अभी भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में अगर आप देखोगे तो अभी भी सरकार ने जो फ्री एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्री स्पीच है, उसके ऊपर रोक लगा रखी है। अभी यहाँ के लोग पीसफुल असेंबली अभी भी नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों ही स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, चाहे वो लद्दाख की बात हो चाहे वो आपकी किसकी बात हो, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात हो। उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज जो है वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को ऐसे ही लगा रही है और इसके द्वारा जर्नलिस्ट और जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको पकड़ के जबरदस्ती जेल में डाल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई जगहों पर ना मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं जो माइनॉरिटी समुदाय है, ठीक है,
उनके ऊपर में जो है अटैक हो रहे हैं, जैसे कश्मीर वैली के अंदर में हुआ अटैक, ठीक है, हिंदुओं पर अटैक, सिखों पर अटैक, या बाकी माइनॉरिटी पर जो अटैक है, ठीक है, तो उनमें बोला गया कि यहाँ पर अटैक भी जो है हो रहे हैं। साथ साथ उन्होंने देखो सुप्रीम कोर्ट की कुछ कुछ कार्रवाई की बड़ी प्रशंसा की है। आप मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? अभी तक जो हम बात कर रहे थे इस रिपोर्ट के अंदर में, वो हमने बात की है कि किस किस बात पे इन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हिंदू बहुसंख्यावादी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है, ठीक है, और जो माइनॉरिटी है उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, भेदभाव कर रही है। दूसरी उन्होंने बात की है कि जो बिल्किस बानो रेप केस की बात है, जो कन्विक्ट रिहा हुए थे, तो उसमें उसने पर्टिकुलरली हाईलाइट किया कि किस प्रकार से माइनॉरिटी के साथ में जो वायलेंस हुआ था, ठीक है, उसको किस प्रकार से यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यह भी सरकार की एक डिस्क्रिमिनेटरी भेदभावपूर्ण पॉलिसी है। उन्होंने कहा 3 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर से हमने ये आर्टिकल हटाया 370, बट फिर भी लोगों को यहां बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, लोगों को यहां पीसफुल असेंबली की स्वतंत्रता नहीं है, ना लद्दाख में है और ना ही कहां है, जम्मू कश्मीर में है। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट और यूएपीए का इस्तेमाल करके जर्नलिस्ट को और एक्टिविस्ट को डिटेन करके जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कई सारी माइनॉरिटी है जिनके ऊपर में क्या हो रहा है दोस्तों, अटैक हो रहा है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को उन्होंने काफी प्रशंसा की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भाई जबरदस्त जो है इसके अंदर में बहुत तगड़े तगड़े स्टेप लिए हैं, बहुत लिबरल स्टेप लिए हैं, बहुत मजेदार स्टेप लिए हैं, बहुत सारे उदार कदम जो है सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। अब चाहे वो उनमें सेडिशन लॉ हो, जो कॉलोनियल टाइम का था, राजद्रोह कानून, तो सुप्रीम कोर्ट का जो राजद्रोह कानून के ऊपर फैसला है उसकी बड़ी प्रशंसा की है उन्होंने कहा है, उन्होंने महिलाओं के राइट को लेकर बहुत तगड़े तगड़े डिसीजन यहां सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं, चाहे वो अबॉर्शन राइट हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन राइट जो है उसको एक्सटेंड किया फॉर ऑल वुमेन रिगार्डिंग ऑफ देयर मार्शियल स्टेटस, ठीक है, कि शादीशुदा हो ना हो लेकिन अबॉर्शन करा सके, ठीक है, वो वाली बात। दूसरा, उन्होंने जो फैमिली है उसकी डेफिनेशन को बढ़ा दिया ताकि जो सेम सेक्स कपल है दोस्तों वो भी उसमें इंक्लूड हो सके। उन्होंने सिंगल पेरेंट्स और अदर हाउस होल्ड्स जो है उनके लिए भी बहुत सारे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे अच्छे डिसीजंस यहाँ पे लिए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 फिंगर टेस्ट को बैन किया है, जो रेप केस के अंदर में बेसिकली जो रेप के जो विक्टिम्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनका टेस्ट करने के लिए किया जाता था, सेक्सुअल असॉल्ट को टेस्ट करने के लिए किया जाता था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों डिड नॉट, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि ठीक है ये फैसले अच्छे थे, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की भी उन्होंने कमी बताई कि जो अभी हिजाब का केस था, कि जो मुस्लिम फीमेल थी वो हिजाब पहनना चाहती थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ अच्छा फैसला नहीं ले पाया। तो एक इस चीज़ की क्रिटिसाइज़ किया, बाकी उन्होंने बाकी चीज़ों को 2-3 चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट की अच्छाई भी बताया कि भाई बहुत लिबरल डिसीजन उन्होंने लिए हैं। अब दोस्तों ये ह्यूमन राइट वॉच है कौन यार, जिसने रिपोर्ट बनाई है ना? कैसे ये भारत देश के बारे में ऐसा कह सकता है? अगर आप एक सामान्य इंडियन हो तो आप देख सकते हो कि जितना इस रिपोर्ट में लिखा गया है उतना भी उल्टा सीधा नहीं है ना? तो मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा सोच के। तो देख लेते हैं कि ये ह्यूमन राइट वॉच है कौन यार, ये कहाँ से आया और हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में ऐसा कैसे कह रहा है। तो ह्यूमन राइट वॉच जो है इट इज़ फाउंडेड इन 1978। तो 1978 में इसको फाउंड किया गया था। इट्स हेलसिंकी वॉच के नाम से, उसका पहले इसका नाम ये था, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। तो भारत का तो है नहीं यार, ये बाहर के लोग ही भारत देश को ऐसा नीचा दिखाते रहते हैं। ह्यूमन राइट वॉच जो है ये इन्वेस्टिगेट करता है कि दुनिया भर के अंदर में किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, ह्यूमंस के साथ में राइट्स के साथ अब्यूज़ हुआ है। करंटली यार 100 कंट्रीज़ के अंदर में लोग फैल रहे हैं और यहाँ पे अपनी रिपोर्ट ये बना बना के पब्लिश करते रहते हैं। जैसे इंडिया के बारे में बना है ऐसे ही बाकी देशों के बारे में भी लिखते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? जल्दी से बताइएगा समझ में आया तो। समझ में आया तो एक बार फटाफट से ओके की रिपोर्ट करोगे कमेंट बॉक्स में। नहीं समझ में आया तो बताइए ताकि मैं दोबारा बता सकूँ आपको। आसान है, एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में बस ये बताया गया है कि क्या हो रहा है इंडिया के अंदर में, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। सो ऑल्दो मैं कहूँगा कि बस ये आपको जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल जो है वो नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च की, ठीक है। रिलेटेड सर्च में दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहली बात, दूसरा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए, तीसरा सेडिशन लॉ और चौथा आर्टिकल 370। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों रिलेटेड सर्च पर्सपेक्टिव से। रिलेटेड सर्च में आपको जाके इन चीज़ों को क्या करना है, देखना है कि क्या है सेडिशन लॉ, आर्टिकल 370 क्या था, है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है इंडिया के अंदर में, एनएचआरसी होता है ना, तो ये क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी यूएपी एक्ट क्या है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों तो आपसे प्रीलिम्स में मैं सवाल पूछ सकता हूँ इस रिपोर्ट के बारे में कि ये रिपोर्ट जो थी ये क्या थी, है ना। मैं आपसे हेलसिंकी जो अकॉर्ड है
जिसके द्वारा इस संस्थान को स्थापित किया गया है, ह्यूमन राइट वॉच को, उसके बारे में पूछ सकता हूं। बिल्किस बानो केस के बारे में आपसे पूछ सकता हूं क्या है ना। तो ये आपसे प्रीलिम्स में सवाल ऐसे बन सकते हैं। एक सवाल मैंने भी आपके लिए बनाया है, मैंने नहीं बनाया, बाकी यूपीएससी ने आपसे पूछा था 2020 में प्रीलिम्स में। सवाल क्या था? अदर देन दी फंडामेंटल राइट, कह रहा फंडामेंटल राइट को छोड़ के विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, है ना। कह रहा है कि इनमें से यार कौन सा भाग है, फंडामेंटल राइट को छोड़ दो, उसके बाद संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। पहला है प्रीएम्बल, दूसरा है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज। आप बताइए करेक्ट कोड क्या है। ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट से कि कौन सा आपको लग रहा है इसमें सही है। जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। चलिए बताइए। मैं बता देता हूं, तीनों के तीनों सही हैं दोस्तों, है ना। चाहे वो संविधान की प्रस्तावना हो, है ना, उसमें बात की है ना लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, है ना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, बात हुई है ना उसकी। चाहे वो आपके डीपीएसपी हो, इसमें बात की गई है, और चाहे वो मौलिक करते हुए हो, सब में बात हुई है किसकी? ह्यूमन राइट्स की। ठीक है, सो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर द करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अरे कईयों का गलत हुआ है मुझे पता है। ठीक है, किस किस का गलत हुआ है फटाफट से बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताओ किस किस का सही था वो भी बताओ। अच्छा, मेंस क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। मेंस का क्वेश्चन क्या है? 2021 में सवाल पूछा था यूपीएससी ने आपके मेंस में, तो मैंने वही सवाल यहाँ पे आपके लिए उठा के रखा है, तो आपको आके आपको पता चल जाए। कह रहा है, दो द ह्यूमन राइट कमीशन हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations suggest remedial measure. क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है ना हमारा, उसने बहुत तगड़े काम किए हैं, बहुत तगड़े काम किए हैं। ठीक है, जैसे पिछला सवाल था ऐसा ही है। कह रहा है लेकिन फिर भी ना यार, जो पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ लड़ने में कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है ना। तो ये कह रहा है कि आप इसी के आधार पर जो ह्यूमन राइट है उसका स्ट्रक्चर बताइए, और उसकी जो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है उनके बारे में बात कीजिए कि क्या लिमिटेशन है ह्यूमन राइट कमीशन की, और इसमें आपके सुझाव क्या हैं कि कैसे इस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सवाल है हिंदी में। यद्यपि मानवाधिकार आयोग ने भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा में अत्यधिक योगदान दिया है, फिर भी वो ताकतवर और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ खुद को मुखर करने में विफल रहे हैं। उनकी संरचनात्मक और व्यवहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए उपचारात्मक सुझाव जो है वो दीजिए। मैं नहीं पूछ रहा, 2021 में यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया सवाल? प्रीलिम्स का सवाल बढ़िया लगा, मेंस का सवाल। ठीक है, चलो अब जल्दी से एक बार लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से, सारे के सारे बच्चे यार लाइक करो वीडियो को। अरे अभी भी देखो यार कितने, बहुत कम लाइक है, जल्दी एक बार लाइक करो ताकि हम आगे बढ़ सके। फटाफट से फटाफट लाइक करो बच्चों। अच्छा दोस्तों, फ्री एक्सटेंशन वीक अभी आपका बैक आ गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है अभी आपको मिल रहा है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलते हो तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको। यहीं अगर आप 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने का एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 3 साल का लेते हो तो 1 साल का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। ये सिर्फ और सिर्फ 14 तारीख तक वैलिड है दोस्तों। आप जाइएगा, कोड लगाइएगा सुमित 10 और फटाफट जाके इसको क्या कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। अब ये क्या है सर, मैं आपको बताता हूं। देखो, भारत के अंदर में अगर हम बात करें गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट ऑर्गन हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं, 3 संस्था हम मानते हैं। पहला जो होता है ना दोस्तों, वो होता है लेजिस्लेचर। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं जुडिशियरी। ठीक है, ये तो पता है सबको। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है देखो कानून बनाना, ये कानून बनाता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है कानून को लागू करना, है ना। और इसका काम क्या होता है दोस्तों? चेक एंड बैलेंस, देखना यार कि जो बना है वो सही बना है कि नहीं, और जो गलत बना है तो उसको कैंसिल करना, है ना। ये काम होता है इसका। तो हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है, आपको पता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है,
और इसीलिए दोस्तों हम दो लेवल पे होता है हमारा, एक तो सेंट्रल लेवल पर, यूनियन लेवल पर, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, और दूसरा हमारा स्टेट लेवल पर होता है दोस्तों, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, जिसमें भी दो ऑर्गन हमारे होते हैं। अब देखो, पार्लियामेंट में राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, है ना। पार्लियामेंट के अंदर में क्या होगी दोस्तों, राज्यसभा भी होगी हमारे पास, और क्या होगी, लोकसभा। तो इनमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। राज्यसभा में कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, चेयरमैन कहते हैं, और यहाँ स्पीकर होता है। ऐसे ही देखो, हर राज्य जो है हमारा, स्टेट जो है, उसमें जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो इन सबकी एक बैठक हो रही है, और ये कौन सी बैठक है दोस्तों, 83वीं बैठक है। और ये कहाँ पे हुई है आपको पता है, इस बार जयपुर के अंदर हुई है। राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, राजस्थान का जो विधानसभा है, जहाँ विधानसभा बैठती है, मिलती है, वहाँ पर दोस्तों ये बैठक इस बार हुई है। 83वीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ये बैठक हुई है। और आपको पता है इस बैठक का जो मेन मुद्दा रहा है वो क्या है, जब से हमारे नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं धनखड़ साहब, तो उन्होंने हमारी जो जुडिशरी है उनके ऊपर तगड़ी बंदूक तान रखी है। दो लोग हैं जो जुडिशरी को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक तो हमारे लॉ मिनिस्टर, और दूसरे अब आ गए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट जी जो है, उन्होंने कहा है कि भाई जो सेपरेशन ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो अलग अलग जो ऑर्गन है उनकी अलग अलग शक्तियां जो दी गई हैं, लेजिस्लेचर का अपना काम दिया गया है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम दिया गया है, जुडिशरी का अपना काम दिया गया है। तो कह रहे कि यार सबको अपना अपना काम करना चाहिए और दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, है ना। उन्होंने कहा कि जो 2015 के अंदर में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर खारिज कर दिया था, वो बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मनमानी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट को जो पार्लियामेंट की जो पावर है उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, है ना। तो उनके ऊपर में बात हुई है, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हुई है। और जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है तो इसके अंदर में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। वो रेजोल्यूशन किसके ऊपर है कि आपने देखा होगा दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर देख लो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर देख लो, बहुत सारा डिसरप्शन होता है, ऑर्डर से काम नहीं होता, डेकोरम मेंटेन नहीं होती। जो यहाँ पे लोग बैठते हैं, एमपी एमएलए आते हैं दोस्तों, वो कुछ का कुछ बोलते हैं, हाउस को डिसरप्ट करते हैं, कार्रवाई नहीं होने देते, है ना। तो उन सब पे भी बात हुई है कि यार एक बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारी जो कार्रवाई है वो अच्छे से हो, है ना। तो चलिए दोस्तों डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो मुख्य बात यही है कि 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, अभी वो भारत के अंदर में अभी हुई है। राजस्थान की जो असेंबली है वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जो है आपकी बेसिकली हुई है। और यहाँ पे क्या क्या बात की गई है दोस्तों, हम ये बात आपको बता देते हैं। अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर समझते हो ना, जैसे मैंने बताया भाई हमारे पास लोकसभा होती है तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। राज्यसभा होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है दोस्तों, चेयरमैन। ऐसे ही सोचो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होती है उसमें भी स्पीकर होते हैं, और हमारी जो विधान परिषद होती है उसमें भी क्या होता है दोस्तों, चेयरमैन। तो ये सारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये बैठे हैं, मिले हैं कहाँ पर, जयपुर के अंदर में। तो उनकी एक बैठक है, और ये पहली बैठक नहीं है दोस्तों, दिस इज द 83rd टाइम्स दैट ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स दे आर मीटिंग, है ना। दिस टाइम दे आर मीटिंग इन द जयपुर। अगेन टॉपिक है हमारा किसका दोस्तों, द हिंदू का, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। जुडिशरी लेजिस्लेचर शुड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा है भाई ठीक है। चलिए बात करते हैं। जीएस पेपर 2 से संबंधित है, यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर और सेपरेशन ऑफ पावर, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, है ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, ऑर्गेनाइज की गई है कहां पर दोस्तों, राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना। राजस्थान विधानसभा के में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। एक रेजोल्यूशन इसमें पास हुआ है दोस्तों, जब ये अभी कंक्लूड हो गया, खत्म हो गया, तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है दोस्तों। रेजोल्यूशन जब ये पास कर रहे थे तो उन्होंने वर्चुअली एंडोर्स किया वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे अभी जगदीप धनखड़ जी, उनका रिमार्क जो था जुडिशियल ओवररीच का। जुडिशियल ओवररीच मतलब कि जुडिशरी जो है, जो उनका काम है चेक एंड बैलेंस का, वो उससे बाहर निकल के काम कर रहे हैं। वो जुडिशरी के लेजिस्लेचर के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं। जो काम पार्लियामेंट का है, कह रहे हैं कि वो काम अब कौन कर रहा है, वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वो काम जुडिशरी कर रही है। तो उस रिमार्क को सपोर्ट करते हुए यहां पर ये हमारी कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ में दोस्तों, ठीक है, ये रेजोल्यूशन जो है ये भी पास किया है। इस रेजोल्यूशन के बारे में मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ठीक है। सो वाइल इनोग्रेटिंग द कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस को हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं धनखड़ साहब, उन्होंने इनोग्रेट किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी है
उसको कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी का, देश के अंदर में लोकतंत्र का अस्तित्व चाहते हैं तो आपको संसद की संप्रभुता और स्वायत्ता के साथ में समझौता नहीं कर सकते। ये इन्होंने बोला जब ओपनिंग रिमार्क हुआ, जब इसका उद्घाटन किया गया, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब से बोला गया कि आप बोलिए दो चार बात, तो उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर देश में डेमोक्रेसी को बचाना है, देश में लोकतंत्र को बचाना है, तो आप पार्लियामेंट की पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। और ये उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो लॉ है, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, है ना। ये किसके लिए था? ये था दोस्तों, आपको पता है अभी देश के अंदर में जो जजों का चुनाव होता है वो किससे होता है? कोलिजियम सिस्टम से होता है। तो बस उसी को रिप्लेस करने के लिए 2015 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लॉ, है ना। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, कहा था कि भैया ये तो जुडिशरी की जो पावर है उसके साथ एनक्रोच कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट्स अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको क्या कर दिया गया था दोस्तों? खारिज कर दिया गया था। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, की हाईलाइट पे बात करूंगा। द रेजोल्यूशन रिकॉग्नाइज द सेपरेट पावर ऑफ जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। जो रेजोल्यूशन यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब इस रेजोल्यूशन में बात क्या की गई है मैं उसके बारे में बात बता रहा हूं। तो देखो, इस रेजोल्यूशन में सबसे पहले कहा गया कि भाई अलग अलग पावर है, जुडिशरी की अपनी पावर है, लेजिस्लेचर की अपनी पावर है, न्यायपालिका की अपनी पावर है, विधायिका की अपनी पावर है, और सबको यार अपनी अपनी शक्तियों के दायरे में रहना चाहिए, मतलब एक दूसरे के मामले में क्यों ही इंटरफेयर करना है ना। इस रेजोल्यूशन के अंदर में ये भी बोला गया कि जो लोगों का, जो देश के अंदर में, ठीक है, लोगों के द्वारा, क्योंकि देखो आदमी, हम लोग हैं, आम सिटीजन है, हम चुन के किसको भेजते हैं? एमपी और एमएलए को। और एमपी एमएलए बैठ के क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एमपी और एमएलए जो है ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, और इनके द्वारा बनाया गया कानून वो लोगों के द्वारा बनाया गया कानून है। दैट इज द कानून बनाया गया बाय द पीपल ऑफ इंडिया, एंड दैट शुड बी सुप्रीम। और वो क्या होना चाहिए दोस्तों? सबसे सुप्रीम होना चाहिए, और उसी में सबका फेथ भी होना चाहिए, भरोसा भी होना चाहिए, और जुडिशरी को उसको मानना चाहिए। और अगर पार्लियामेंट कोई पास कर रहा है, लॉ पास कर रहा है, तो जुडिशरी को ये बात समझनी चाहिए कि लॉ किसने पास किया है? लोगों ने। और भारत क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो लोगों के द्वारा बनाए गए कानून को उसको इज्जत भी मिलनी चाहिए, उसमें फेथ भी होना चाहिए, और उसको प्राइमेसी भी मिलनी चाहिए, है ना। तो ये बात पे यहां पर बोला गया है। उन्होंने कहा है रेजोल्यूशन में, और भी बात कही है, उन्होंने कहा कि यार एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए यार, जिससे लेजिस्लेटर जो है ना असेंबली में वो बिहेव करें, ढंग से रहें, ठीक है। वो कुछ कुछ बोल देते हैं, ठीक है, तो उल्टी सीधी स्टेटमेंट ना दे, तो इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यार मेंबर जो है दे शुड इंट्रोड्यूस अ रूल टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव चेक अगेंस्ट द अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट। भाई आप पार्लियामेंट में हो तो पार्लियामेंट्री कंडक्ट होना चाहिए ना। आप वहाँ पे, ठीक है, उसको हुड़कम बजा देते हो, ठीक है, पेपर फाड़ के फेंकने लगते हो, ठीक है, आप नारे लगाने लग जाते हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे पार्लियामेंट का और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का समय वेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बात भी यहाँ पे बोली, इनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट लेके आओ, है ना। इनमें कहा कि यार पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, जैसे अभी मान लो, ठीक है भाई, रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। स्टेट में हो सकता है कोई अलग पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेकिन यार उनको आपस में कंसेंसस बनानी चाहिए, एक मत बनाना चाहिए, ठीक है, जिससे हाउस डिसरप्ट ना हो, है ना। कई बार होता है ना कि हाउस डिसरप्ट हो जाता है यार, पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन आवर होता है उसके टाइम पे, और फिर हाउस की कार्रवाई नहीं होती उस टाइम, पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई निरस्त रहती है। तो ऐसे में नुकसान होता है दोस्तों, किसका दोस्तों? वो इंपॉर्टेंट समय का, लॉ नहीं बन पाते, कानून नहीं बन पाते, तो वो जो इंपॉर्टेंट समय है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो वो होना चाहिए, हाउस ज़्यादा डिसरप्ट नहीं होने चाहिए, है ना। तो बेसिकली ये जो सारा बात बोली है उन्होंने, वो बोली है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की कार्रवाई अच्छी हो सके, उसके लिए इन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। साथ ही साथ में इन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको? जुडिशरी को, फॉर द जुडिशियल ओवररीच। अब दोस्तों बात करते हैं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। ये है क्या दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिस इज एन अपेक्स बॉडी ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया। भारत के अंदर में जो लेजिस्लेचर होता है उसकी एक अपेक्स बॉडी है, एंड इट इज़ कंप्लीटेड इट्स 100 ईयर इन 2021, और अपना इन्होंने 100 साल पूरे कर लिए थे, कंप्लीट 100 ईयर इन 2021। इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों वो 1921 के अंदर में, यहाँ पर इनकी जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी, और अभी 83वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है। समझ में आया दोस्तों ये बात? तो मुद्दा मैंने क्या बताया कि इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उनकी एक बैठक हुई है, और बैठक के अंदर दो बातें मुख्य थी। पहला कि भाई जो कानून बनता है लेजिस्लेचर के द्वारा वो सुप्रीम होना चाहिए, सबको मानना चाहिए, बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ द पीपल।
जुडिशरी को उसमें ओवररीच नहीं करना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात, उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिससे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कार्रवाई है वो बेहतर हो सके। समझ में आया? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखोगे हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, जल्दी से लिख दो सारे बच्चे। और जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों फटाफट से लाइक कर दो उनको, नहीं तो आज ही उनको जुकाम हो जाएगा, जल्दी से। चलिए रिलेटेड सर्च पे आ जाता हूं दोस्तों। रिलेटेड सर्च में पहला जो टॉपिक है, देखो टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, बट ऐसी चीजें हम पढ़ना चाहते हैं जो उस टॉपिक के आसपास की हैं, विच कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी। सर ये सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल क्या होता है, ढूंढना, जिसके जाके पढ़ना, तैयार करना, इसको मेंस और प्री दोनों में इंपॉर्टेंट है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये है क्या यार, ये एक्ट है क्या? बहुत लड़ाई हो रही है इस पे। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जी किताब जो है उसके अंदर में साफ साफ एक आर्टिकल, एक चैप्टर दिया हुआ है, न्यायिक सक्रियता, पढ़ के देखना, मजा आएगा आपको। प्रीलिम्स में सर आपसे क्या पूछा जा सकता है? ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसकी की हाइलाइट्स क्या है, इसके रेजोल्यूशन की, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, और 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसके बारे में था। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड टू द प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए इसी बात पे एक सवाल मैं भी आपको दे देता हूं, मैं नहीं दे देता, 2020 में यूपीएससी ने आपको दिया था, मैं आपके सामने दोबारा रख रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप इस सवाल को कर पाओगे। पहला है ऑल कंसीडर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इच। कह रहा है कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो कौन होता है, तो कह रहा है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें पार्लियामेंट में सारी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटेड हो, उसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। कह रहा है सरकार जो है वो पार्लियामेंट के लिए तरफ से रिस्पॉन्सिबल होती है और सरकार को पार्लियामेंट हटा सकती है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। सरकार को लोग चुनते हैं और सरकार को वो हटा भी सकते हैं। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म। आप बताइए दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, हिंदी में अगले स्लाइड पे दिया है, बट अगले स्लाइड में आंसर भी दिया हुआ है, दैट्स वाई मैं उसको पहले नहीं दिखा रहा हूं। बताइए कौन सा सवाल है, क्या क्वेश्चन सही है, इसमें जवाब क्या, कौन सा सही है, जल्दी बताइएगा, फटाफट बताओ दोस्तों जल्दी। बताइए। 2020 में यूपीएससी ने पूछा था सर ये। दोस्तों एक बार जल्दी से यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यार थोड़ा सा तो समझो इस बात को यार, जल्दी करो लाइक और शेयर। चलिए सवाल है दूसरा इसमें, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे उसी के द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर इसके अंदर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मेंस का सवाल भी मैं आपको दे देता हूं, क्या है, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि भारत के संविधान में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में नहीं लिखा गया, रेदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि भारत के संविधान स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात नहीं करता जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, बल्कि भारत में चेक एंड बैलेंस की बात की गई है। इसी को एक्सप्लेन करना है भाई साहब। 2019 में हमारे यूपीएससी ने सवाल पूछा था आपको मेंस के अंदर, प्रयास करना लिखने का, बाकी नहीं करोगे तो कौन आपको कुछ कर सकता है, आप शक्तिमान हो भाई सारे। ठीक है, चलिए दोस्तों फ्री एक्सटेंशन वीक की बात हम कर रहे हैं। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे दोस्तों 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का, और 3 साल के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। कोड ध्यान रखना है, मेरा कोड है सुमित10, आप ज्वाइन करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 14 जनवरी तक इसकी वैलिडिटी है, मतलब आज लास्ट डेट रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगा। तो जाके यार फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आपके अकेडमी किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात हो, आप बोल दो कि भाई आपको सुमित10 कोड यूज़ करके ज्वाइन करना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है बासमती राइस के ऊपर। पहली बार FSSAI जो हमारी अथॉरिटी है उसने जो है कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों एक वो जारी किया है, स्टैंडर्ड जारी किए हैं, तो उनके बारे में हम फटाफट से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो बासमती राइस के बारे में क्या आया है, तो दोस्तों ये देखो PIB का न्यूज़ है हमारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया FSSAI नोटिफाई कॉम्प्रीहेंसिव रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस, है ना, कि क्या होगा बासमती राइस, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, और 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाने चाहिए। जनरली आपने देखा होगा दोस्तों, जो राइस होता है कई बार गलत, वो बासमती राइस होता नहीं है, उसको बासमती के नाम से बेच देते हैं, लोगों को ठगते हैं। कई बार उसमें पॉलिश वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, उसमें आर्टिफिशियल कलर डाल देते हैं, है ना, उसमें आर्टिफिशियल महक डाल देते हैं, फ्रेगनेंस डाल देते हैं, क्योंकि बासमती राइस में एक स्मेल आती है, महक आती है अच्छी।
तो वो फ्रेगनेंस ऐड आर्टिफिशियली भी कर देते हैं नॉर्मल चावल में और उसको बासमती के नाम से बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसीलिए एफएसएसआई ने दोस्तों पहली बार यहाँ पे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड जो है बासमती राइस के लिए वो क्या किए हैं, जारी किए हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं जीएस पेपर 2 और 3 से। 2 से इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट प्लान और पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और 3 इसलिए क्योंकि दोस्तों इट्स पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो कह रहा है पहली बार देश के अंदर में फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए बासमती राइस के लिए, है ना। तो ये स्टैंडर्ड जो है हमने फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023 के रूप में हमने इनको नोटिफाई किया है। किसके द्वारा? हमारी अथॉरिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनको नोटिफाई किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इनका उद्देश्य है ताकि फेयर प्रैक्टिसेस को हम बढ़ावा दे सके ट्रेड में, है ना भाई। बासमती चावल जो है उनके व्यापार में हम उचित व्यवहार स्थापित कर सकें, घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों की हम रक्षा कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। एज पर दीज स्टैंडर्ड्स बासमती राइस सेल पोजेस नेचुरल फ्रेगनेंस। देखो इन स्टैंडर्ड के हिसाब से भाई बासमती राइस वही होगा जिसमें एक नेचुरल फ्रेगनेंस आएगी, प्राकृतिक सुगंध होगी उसके अंदर में, है ना। उसमें किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार की पॉलिश नहीं की जाएगी, है ना। तो वही चावल जो है उनको हम बासमती राइस समझेंगे, ठीक है। ये कंज्यूमर के हित के लिए किया गया है दोस्तों। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है ये बासमती ब्राउन बासमती राइस, माइल्ड बासमती राइस, ठीक है, मिल्ड बासमती राइस, और जो आपका पारबॉइल्ड ब्राउन बासमती राइस और मिल्ड पारबॉइल्ड बासमती राइस के लिए अनाउंस किए गए हैं स्टैंडर्ड्स। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों? फेयर प्रैक्टिस को प्रमोट करना, ठीक है, ताकि जो व्यापार है हमारा बासमती राइस का उसमें हम फेयर प्रैक्टिसेस को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है हम प्रोटेक्ट कर सकें, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हो चाहे वो हमारे ग्लोबल कंज्यूमर्स हो। दी स्टैंडर्ड्स विल बी इन्फोर्स फ्रॉम 1 अगस्त 2023। दोस्तों 1 अगस्त 2023 से ये सारे के सारे स्टैंडर्ड जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये आपके लागू हो जाएंगे और इनका पालन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी बासमती राइस क्या होता है दोस्तों? देखो बासमती राइस इसका ओरिजिन भारत में हुआ है ना। भारत में भी और पाकिस्तान के कुछ भाग में यहाँ पर मुख्यतः बासमती राइस उगाया जाता था। एक प्रीमियम क्वालिटी का चावल होता है दोस्तों, जो मुख्यतः जो हिमालय का एरिया है, ठीक है, जो हमारा हिमालय है, जैसे ये हमारा हिमालय है, तो हिमालय के फुटहिल्स के अंदर में उगाया जाता था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उप महाद्वीप में ये चावल उगता था, ठीक है। ये दुनिया भर में जाना जाता है क्योंकि इसका दाना बहुत लंबा होता है दोस्तों, फ्लफी टेक्सचर आता है इसका एक यूनिक एरोमा और फ्लेवर होता है, ठीक है। इसको मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों के अंदर में बेसिकली हम क्या करते हैं दोस्तों, अभी इसको उगाते हैं। अगर हम क्लाइमेट कंडीशन की बात करें तो इसको उगाने के लिए तापमान जो है वो 22 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए भाई, आर्द्रता क्या चाहिए, ज़्यादा, मतलब नमी ज़्यादा होनी चाहिए हवा में। बारिश की बात करें तो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर की बारिश चलेगी। मिट्टी की बात अगर मैं करता हूं तो डीप क्लेई और लूमी मिट्टी चलेगी। भारत में जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, उसकी बात करें तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये चावल उत्पादन के अंदर में सबसे आगे आते हैं। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, बट ऐसे सवाल जनरली आपको कहाँ करना होता है, ये हम करते हैं दोस्तों किससे, इंडिया ईयर बुक से हम इस प्रकार के सवाल को करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं रिलेटेड सर्च पे। तो रिलेटेड सर्च में आप एक ही चीज़ देख लेना, FSSAI के बारे में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसके बारे में आप पढ़ लेना, भविष्य सफल हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगी आपकी। प्रीलिम्स में दोस्तों अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपसे कहूँगा बासमती राइस क्या है, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है ना, ये FSSAI ने क्या नए स्टैंडर्ड रखे हैं, मैं ये आपसे प्रीलिम्स में इन पे सवाल बना के पूछूंगा इस टॉपिक से, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करना ताकि आपसे इसको कोई सवाल जो है आप मिस ना कर पाओ, है ना। एक सवाल मैंने यहाँ पे रखा है, आप वो भी देखेंगे। 2018 में UPSC ने आपसे सवाल पूछा था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इट रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। कह रहा है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 था, इसके द्वारा जो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 है उसको बदल दिया गया था। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है बच्चों, A, B, C या D। फटाफट बताएंगे, जल्दी से सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। सही बताएगा उसको मिलेगा इनाम, बताइए। जल्दी बताइए कौन सा सही है इसमें। शाबाश शाबाश दोस्तों, यार फिर से कहूँगा, जिन्होंने लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ गाइस वीडियो लाइक कर दो यार, थोड़ी मान लो बात को,
है ना, समझ लिया करो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इट जस्ट टेक 1 सेकेंड, आप आराम से वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसका सही जवाब है सिर्फ पहला, ठीक है, दूसरा इसमें गलत है, पहला जो है वो क्या है इसमें करेक्ट है। ओके, अच्छा दोस्तों अभी एक फ्री एक्सटेंशन ऑफर आपका लिए चल रहा है। इस फ्री एक्सटेंशन ऑफर के अंदर में 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का, 36 महीने के ऊपर 12 महीने का, 1 साल का। और आप ध्यान रखना, मेरा कोड है सुमित10, सुमित10 आप यूज़ कर सकते हैं, आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड शॉर्ट गाइडेंस बाय मी। जनवरी 14 तक आपको दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन रहेगा, ऑफर रहेगा वैलिड, आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं माघ बिहू के बारे में। आज आपको पता है दोस्तों, आज मकर संक्रांति है ना, कल लोहड़ी थी, आज मकर संक्रांति है भाई। ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार है ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता है एक बात? देखो, आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारी देखो ये अर्थ है, ये सन है हमारा, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये अलग अलग पोजीशन है जिस पे पृथ्वी होती है ना। तो ये पोजीशन कब की है हमारी दोस्तों? मार्च की। ये पोजीशन कब की है दोस्तों हमारी? अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइम की अलग अलग पोजीशन है हमारी, अलग अलग पोजीशन है हमारी दोस्तों, ठीक है। तो मार्च के बाद में ये मैं बात करता हूँ तो जून की है, ये मैं बात करता हूँ दोस्तों तो दिसंबर की है, ये मैं बात करता हूँ दोस्तों तो कब की पोजीशन है आपकी? सितंबर की, ठीक है। ये अलग अलग क्या है दोस्तों? पोजीशन है। मार्च में सूरज कहाँ होता है दोस्तों? सूर्य 0 डिग्री पे। ऐसे ही यहाँ पर भी कहाँ होता है? 0 डिग्री पे। यहाँ पे होता है 23.5 नॉर्थ, और यहाँ पर कब होता है दोस्तों? 23.5 साउथ। यानी कि अभी 22 दिसंबर को सन की पोजीशन कहाँ थी? 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर, है ना। लेकिन इसके बाद में कह रहा है कि सूरज धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लग गया। अब अभी आपको पता है दोस्तों, मार्च आएगा, मार्च में सूरज 0 पे आएगा, फिर उसके बाद में और ऊपर जाएगा। तो ये जो सूरज का नॉर्दर्न जर्नी है, माना जाता है कि ये अभी से शुरू हुआ है ना। ठंड के बाद सूर्य भगवान जो है प्रकट होते हैं, ठीक है। फसल जो होती है उसको मतलब सूरज की रोशनी मिलती तो ऑब्वियसली बात है फसल अच्छी होगी, है ना। तो ये सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, और हम भी इसको भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जानते हैं। असम में इसको माघ बिहू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उत्तर भारत में मकर संक्रांति, है ना, अलग अलग। तो उसी के ऊपर मैंने टॉपिक रखा है, प्रेसिडेंट ग्रीटिंग ऑन द ईवा ऑफ लोहरी, मकर संक्रांति, माघ बिहू एंड पोंगल, है ना। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसके बारे में हम भी पढ़ लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भारत के सभी लोगों को ग्रीट किया है दोस्तों, है ना, लोहरी के ऊपर जो 13 जनवरी को मनाते हैं, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल 14 जनवरी को, है ना। तो ये अलग अलग नाम है मकर संक्रांति के जो आज है ना। बिहू जो है ये असम का एक बहुत प्रोमिनेंट कल्चरल इवेंट है दोस्तों, और ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि माना जाता है कि इसके बाद उनका जो सीजन है वो चेंज हो रहा है ना। ये जो फेस्टिवल है इसके 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं। पहला होता है आपका बोहाग बिहू, काती बिहू और माघ बिहू, ये अलग अलग हैं इसमें। ईच ऑफ दीज फॉल्स इन द एग्रीकल्चर कैलेंडर, ये एग्रीकल्चर कैलेंडर के हिसाब से पढ़ते हैं भाई। इस दिन अगर हम बात करें तो हिंदू लूनर ईयर के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, मकर संक्रांति के रूप में। ये वो दिन माना जाता है जिसमें सूरज अपनी उत्तर की ओर मतलब आपका मकर रेखा से किसकी ओर चलने लगता है? कर्क रेखा की ओर चलने लगता है, ठीक है। या आप कह सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से वो किधर की तरफ चलने लग रहा है दोस्तों? आपका वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जाने लग गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस दिन माना जाता है कि सूर्य भगवान जो है उसकी पूजा होती है भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर में, है ना। तमिलनाडु में हम इसको पोंगल कहते हैं, पंजाब में हम इसको माघी कहते हैं, गुजरात में हम इसको उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस। अच्छा आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो हमारी 12 जनवरी है, हमारे देश के अंदर में एक बहुत महान आत्मा ने जन्म लिया था, स्वामी विवेकानंद। तो उनके जन्मदिन को हम यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो बस उसी यूथ डे पे कई सारे जो हमारे एग्रीप्रेन्योर हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको हमने अवार्ड दिए हैं, उनको हमने रिकॉग्नाइज किया है। तो उसी के टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेसेस। तो मुद्दा है पीआईबी से, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से था। इंडिया ऑनर बेस्ट एग्रीप्रेन्योर एंड अवार्ड ऑन द नेशनल यूथ डे। सवाल ये है, टॉपिक ये है। तो नेशनल यूथ डे को हमने 82 हमारे जो बेस्ट एग्रीप्रेन्योर हैं दोस्तों, जिनको हमने ट्रेन किया था एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस प्रोग्राम के तहत में, उनको हमने अवार्ड दिया है। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन किया है फार्मर के जीवन के अंदर में, ठीक है।
और एग्रीकल्चर बिजनेस में उन्होंने बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो उन्हीं 82 एग्रीप्रेन्योर को हमने निकाला है, छांटा है, और भैया उनको हमने अवार्ड दे दिया है। ये जो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस है, ये एक मेगा फ्लैगशिप स्कीम थी भारत सरकार की। इसका उद्देश्य क्या था? टू ट्रांसफॉर्म अनएम्प्लॉयड यूथ इनटू सेल्फ एम्प्लॉयड एग्रीप्रेन्योर थ्रू द 45 डेज फ्री रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब 45 दिन का एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम था इनके लिए। और इसके माध्यम से दोस्तों ये क्या करना चाहते थे? जो ऐसे ही बेरोजगार लोग घूम रहे हैं भाई, उनको तैयार किया जाए, उनको एग्रीकल्चर की ऐसी सी चीज़ सिखा दी जाए ताकि वो भारत के किसानों का और खुद का भला कर सके, है ना। अगर उनको कुछ स्टार्ट करना है तो सरकार से उनको लोन भी मिले, सब्सिडी भी मिले, ठीक है, और फिर वो कुछ अच्छा कर सके एग्रीकल्चर की फील्ड में। ये इसका उद्देश्य था। इसको दोस्तों नाबार्ड के साथ मिलके इंप्लीमेंट किया जा रहा है सन 2002 से, है ना। तो ये जो हमने सेंटर बनाए हैं, इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है, हैदराबाद के द्वारा। डिफरेंट स्टेट्स में और कंट्री के अंदर 136 नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हमने बनाए हैं, और इन्हीं इंस्टीट्यूट के माध्यम से दोस्तों हमने एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर को जो है क्या किया है, हमने इंप्लीमेंट किया है। लेकिन हाँ, नाबार्ड की सहायता ली है, और ये इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई दोस्तों? बताओ मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था भैया, जो हमारा यूथ डे है ना, उस पर हमने 82 एग्रीप्रेन्योर को अवार्ड दिया है। ये एग्रीप्रेन्योर कौन है भैया? जो पहले ऐसे ही घूम रहे थे, फिर हमने इनको ट्रेनिंग दी। हमारा एक प्रोग्राम था एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस फ्लैगशिप स्कीम। हमने इनको ट्रेनिंग दी 45 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग की, वहीं रहो, खाओ पियो मज़े से, और भैया कुछ करो खेत किसानों के लिए कुछ, है ना। इनको हमने लोन भी दिए, सब्सिडी भी दिए बैंकों की तरफ से, कुछ करो यार देश के किसानों के लिए, और इन्होंने कुछ किया। नाबार्ड के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा था। इसके अलावा इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट के द्वारा हैदराबाद। तो ये इसका बेसिकली क्रस्ट था पूरा का पूरा। अगला जो टॉपिक दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल की, है ना। 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों, है ना। सो इस पे मोदी जी जो है उन्होंने भाषण दिया कर्नाटका के अंदर में, उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें कही हैं, और उसी के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड दिस ईयर नेशनल यूथ फेस्टिवल एट हुबाली कर्नाटका इन 12 जनवरी ऑन द ओकेशन ऑफ बर्थ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, है ना। तो 12 जनवरी के ऊपर इस पे स्वामी विवेकानंद जी के इसके ऊपर ना मेरे को एक मीम याद आ गया, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जब भारत में आए थे तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम जो है वो गलत प्रोनाउंस कर दिया था, ठीक है। तो एक मीम बना जो इंटरनेट के ऊपर बड़ा वायरल था। तो दिखाया ऐसा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने विवेकानंद जी का नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस किया, तो मोदी जी ने उनका भी नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस कर दिया। देखना आपको दिखे तो मुझे बड़ा हंसी आती है उसको। अभी मैंने देखा तो मुझे फिर से हंसी आने लगी, ठीक है। सो हुबाली कर्नाटक के अंदर अभी जो है नेशनल यूथ फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने, ठीक है। ये फेस्टिवल हम क्यों और इनॉग्रेट करते हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की एनिवर्सरी के रूप में दोस्तों हम इसको सेलिब्रेट यहाँ पे करते हैं। इसका थीम क्या है दोस्तों इस बार का? इसका है विकसित युवा विकसित भारत, ये थीम है इस फेस्टिवल का। जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है इंडिया के अंदर, ये एनुअल गैदरिंग है, हर साल हम करते हैं दोस्तों। युवा लोगों को मिलाते हैं, और जो अलग अलग कार्यकर्ता एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, उनको हम इकट्ठा करते हैं, उनका एक जमावड़ा है ये। सो भारत में राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रतिस्पर्धी सहित विभिन्न गतिविधियों के साथ युवाओं का एक वार्षिक जमावड़ा होता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद, है ना। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि यूथ आइकन है स्वामी विवेकानंद जी, यूथ आइकन है, उनको हम जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर जो है उसके द्वारा हम इसको मनाते हैं दोस्तों, सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ हेल्ड इन द डिफरेंट स्टेट ईच ईयर ड्यूरिंग द नेशनल यूथ वीक फ्रॉम 12 से 16 जनवरी दिस ईयर। तो अभी 12 से लेकर 16 जनवरी तो में ये सेलिब्रेट बेसिकली अभी किया गया है। स्वामी विवेकानंद का जो बर्थ है दोस्तों 12 जनवरी को हुआ है, ठीक है। इसको हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और उसके बाद का जो वीक होता है वो नेशनल यूथ वीक के रूप में सेलिब्रेट होता है ना। तो इसी के टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है भारत देश के अंदर, बहुत सारे कल्चरल इवेंट, ठीक है, मार्शल आर्ट्स, एग्जीबिशंस, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, यंग आर्टिस्ट कैंप, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी भारत के अंदर में की जाती है ना। और यहीं पे हम नेशनल यूथ अवार्ड भी जो है वो यहाँ पे हम देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस
स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के इस अवसर पर नेशनल यूथ वीक के ऊपर दोस्तों फ्री एक्सटेंशन वीक भी आ गया है, जिसमें अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 1 डेढ़ साल का लेते हैं 4 महीने, 2 साल का लेते हैं 6 महीने और 3 साल का लेते हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है। बस ध्यान रखना है आपको, मेरा कोड है सुमित10, आप यूज़ करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों इसके ऊपर। ये ऑफर मान के चलिएगा 14 जनवरी तक ही वैलिड है, तो फटाफट जाके इसको सब्सक्राइब कर लो अभी की अभी, देर मत करना। अनअकैडमी में जिससे भी बात हो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहना तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज़ यूज़ कोड सुमित10 टू गेट 10% ऑफ एंड मैक्सिमम डिस्काउंट एंड साथ साथ में दोस्तों मेरा गाइडेंस। प्लीज़ जब भी आपकी बात हो आप बोल दीजिए हम सुमित सर से पढ़ते हैं, हम उन्हीं का कोड यूज़ करना चाहते हैं। सब्सक्रिप्शन की जब बात आती है, 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है, दोनों में कोड आपको सुमित10 यूज़ करना है। एक सब्सक्रिप्शन है हमारे पास प्लस का, दूसरा आइकॉनिक का। प्लस में लाइव क्लास, हर हफ्ते टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड क्लासेस। दूसरे आइकॉनिक में बात करूँ तो पर्सनल गाइडेंस एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे आपका टेस्ट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, जो वीकली टेस्ट होते हैं आपको उसी के हिसाब से आपका स्टडी प्लान बनता है, गाइडलाइन मिलती है, ठीक है, आपको घर पे स्टडी मटेरियल भेजा जाता है। तो आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आइकॉनिक, नहीं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों में मेरा कोड क्या रहेगा, सुमित10। ये हमारा जीएस प्लस का कोर्स है, ये जीएस आइकॉनिक की ये फीस है, ठीक है, ये जीएस प्लस की, ये जीएस आइकॉनिक की। दोनों में जब आप मेरा कोड लगा दोगे दोस्तों, देखो आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सेम ऑप्शनल के साथ आप ऐसा ही कर सकते हो। नाउ ऑन दिस नोट दोस्तों वी आर एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। और जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @UPSC CSC, ठीक है, जुड़ जाइए मेरे साथ और ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।